नमस्कार, न्यूज 18 पर आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। पीएम मोदी ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन की स्थिति और भारत के नागरिकों को वापस लाने के देश के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए एक और उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इसमें यूक्रेन के कई इलाकों में फंसे भारतीयों की जल्द वापसी को लेकर गहन चर्चा की गई। पीएम मोदी यूक्रेन संकट को लेकर एक ऐसी बैठक की अध्यक्षता कर चुके हैं। बैठक में उपस्थित लोगों में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर और पीयूष गोयल के अलावा विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि खार्किव से सभी भारतीयों की वापसी हो चुकी है। अब उसका मुख्य ध्यान यूक्रेन के पूर्वी शहर सूमी में फंसे करीब 700 भारतीय छात्रों को निकालने पर है, जहां पर बम विस्फोट और हवाई हमले हो रहे हैं। इस अहम बैठक का मुख्य ध्यान यूक्रेन में फंसे बच्चों को निकालने पर होगा। देश के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए एक और उच्च स्तरीय बैठक आज बुलाई गई है। इसमें यूक्रेन के कई इलाकों में फंसे भारतीयों की जल्द वापसी को लेकर गहन चर्चा हुई। रूस और यूक्रेन में पिछले 10 दिनों से छिड़े युद्ध के हालातों के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वतन वापस लाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। ऐसे में भारत सरकार अपने छात्रों को सकुशल वतन वापसी की चुनौती को देखते हुए कार्य कर रही है, जिसके नतीजे भी अब देखने को मिल रहे हैं। लखनऊ में कल सीएम योगी सुबह 10 बजे यूक्रेन से लौटे छात्रों के साथ मुलाकात करेंगे। सीएम योगी इन बच्चों के साथ मिलकर उनके अनुभव जानेंगे और प्रदेश भर के जिलों से करीब 50 बच्चे सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन से लौटे बच्चों के साथ सीएम योगी कल मुलाकात करेंगे। तकरीबन 50 बच्चे इस मीटिंग में शामिल होंगे। अलग अलग जिलों से 50 बच्चे सीएम योगी के साथ सीएम आवास पर मुलाकात करेंगे। सीएम योगी इन बच्चों के साथ मिलकर उनके अनुभव को जानेंगे। प्रदेश भर से अलग अलग जिलों से 50 बच्चे सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। अनामिका हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, ये जो मीटिंग होने जा रही है, इसमें क्या कुछ होगा? देखिए, बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जब यूक्रेन में युद्ध के हालात बने, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के जो स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए थे, उसको निकालने के लिए यूपी सरकार ने बड़ी पहल की और अपनी ओर से जो राहत आयुक्त है उनको इसका नोडल ऑफिसर बनाया गया और उसके जरिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया और उसके लिए बाकायदे मेल आईडी जारी की गई। लेकिन अब बहुत सारी खेप आ चुकी है स्टूडेंट्स की जो वहां पे फंसे हुए थे और उसके बाद उनको यूपी वापस लाया गया है। बाकायदा यूपी सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके लिए गाड़ी लगाई हुई थी और उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया भी गया। ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने वाले हैं। इस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, वहां बाद वापस उनका अनुभव कैसा रहा, सरकार ने कैसे उनको मदद की है, ये बहुत सारी बातें वो अनुभव के तौर पे साझा करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। कल 5KD पर मुख्यमंत्री आवास पर ये मुलाकात होनी है। मुख्यमंत्री 50 के आसपास स्टूडेंट से मुलाकात करेंगे और उनसे उनके अनुभव पूछते हुए बाकी जो फैमिलीज है उनके लिए भी बड़ा मैसेज जाएगा कि यूपी सरकार उनको वहां से निकालने के लिए, भारत सरकार उनको वहां से निकालने के लिए क्या कदम उठा रही है। अनामिका, किन किन जिलों के बच्चे इसमें शामिल होने वाले? देखिए, 10 से 15 जिले ऐसे हैं जिसमें अगर बात की जाए लखनऊ, आगरा, अमरोहा, गाजियाबाद, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिसको लिस्टिंग की गई है। उसमें से कुछ चुनिंदा बच्चों को, 50 बच्चों को खासतौर पे मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया है, जो बच्चे कल पहुंचेंगे 10 बजे और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपने अनुभव साझा करेंगे कि किन हालात में उन्हें युद्ध के उन एरिया से होकर गुजरना पड़ा और वहां से उनको सरकार ने कैसे मदद पहुंचाई। इसके बाद वो अपने वतन वापस लौट आए हैं और अपने वतन वापस लौट आने के बाद फ्यूचर को लेकर उनका क्या प्लान है वो भी शेयर करने वाले हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात कर। चलिए, शुक्रिया अनामिका आपका तमाम जानकारी के लिए। यूक्रेन से वापस लौटे फिरोजाबाद, फतेहपुर और संभल के छात्रों की आंखों में मौत के मुंह से बाहर निकलकर अपने देश वापस आने की खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। अपने बच्चों को सही सलामत देख परिजनों की खुशी भी 7वें आसमान पर थी। बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी को तहे दिल से शुक्रिया किया, साथ ही अपनी आंखों देखा हाल भी बयां किया। मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और हमारी इंडियन एम्बेसी का, जिन्होंने हमको यहाँ पे निकाला है। और जर्नी काफ़ी मुश्किल रही है मेरे लिए
और बाकी सारे बच्चों के लिए जो वहाँ पे फंसे हुए हैं अभी भी, उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है। तो मैं यही बोलूँगी इंडियन एम्बेसी को कि जल्दी से जल्दी उनको निकाला जाए। सारे बच्चे लोग डरे हुए ही थे और उनमें से हम भी डरे हुए थे। सब लोगों ने बस यही सोच रहे थे कि कैसे यहाँ से निकला जाए। फिर उसके बाद हमारे एम्बेसी की तरफ से नोटिस जारी हुए, एडवाइजरी जारी हुई कि जो आपके पास क्लोजेस्ट बॉर्डर हो आप वहाँ से जल्द पहुंचे। उसके बाद हम लोगों ने सारे जो हमारे दोस्त फ्रेंड लोग थे, हम लोगों ने खुद से बसेस की और हमने तुरंत रोमानियन बॉर्डर, क्योंकि हमारे पास से वही बॉर्डर पास पड़ रहा था, तो हम लोग रोमानियन बॉर्डर के लिए निकले। उसके बाद मुझे 1.5 दिन लग गया बॉर्डर क्रॉस करने में। सातवें चरण का प्रचार थम गया है और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता का धन्यवाद दिया और शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए प्रशासन की तारीफ भी की। देखेंगे अगर इसकी तुलना 2017, 2014, 2012 या 2007 की विधानसभा चुनाव या 2009 के लोकसभा चुनाव से अगर आप करेंगे तो उस दौरान जो व्यापक हिंसा होती थी, अराजकता का तांडव देखने को मिलता था, उससे इतर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भारत निर्वाचन आयोग को भी कानून की राज का ये लाभ प्राप्त हुआ, जिसके कारण 6 चरणों का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और 7वें चरण का प्रचार का कार्य भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। परसों 7वें चरण का मतदान भी होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, ये अपने आप में कौतूहल और आश्चर्य का विषय हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने इसे वास्तविक हकीकत में बदलने का काम भी किया है। 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक वैज्ञानिक तरीके से वेल ऑर्गेनाइज कैंपेन कर जनसंपर्क का ये लोकतंत्र के महोत्सव में बहुत अच्छा और सफल प्रयास किया है। हम 5 राज्यों के जनता को धन्यवाद भी देना चाहते हैं। विशेष रूप से उनको इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कोरोना के प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो किया और भारतीय जनता पार्टी ने इस विशेष परिस्थिति में भी 5 राज्यों में कोरोना के सारे नियमों को मानते हुए किस तरीके से प्रचार अच्छा हो सकता है, सक्षम हो सकता है और असरदार हो सकता है, इस बात का प्रयास किया गया। सबसे पहले तो मैं 5 राज्यों के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने चुनाव को बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से मुद्दों के आधार पर अपना वोट दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 से बातचीत में बीजेपी की जीत का दावा किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी इस बार 300 से ज्यादा सीटें पा रही है। अभी हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। सर, कल आखिरी चरण के चुनाव है, कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? जितना उत्तर प्रदेश की जनता कॉन्फिडेंट है उससे ज़्यादा मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि ये ऊर्जा उत्तर प्रदेश की जनता से मिलती है। कल काशी जैसे मोदी में काशी हुआ है, ये मोदी जी के आहट से ही, उनके आने से ही जो प्यार उमड़ता है, जो जोश उमड़ता है जनता का भारतीय जनता पार्टी की ओर, वो अपने आप में दिखाता है कि जो काशी को संवारे हैं वो मोदी जी सबके प्यारे हैं। और ये प्यार मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास दिलाता है कि पूर्वांचल में जो काम हुआ योगी जी, मोदी जी, क्योंकि पूर्वांचल ने उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी जी के रूप में और देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में दिया है। और पूर्वांचल में ही एम्स अस्पताल हो, खाद का कारखाना हो, टाटा सेंटर, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट हो, मेडिकल अस्पताल हो, या फिर हवाई अड्डों की भरमार हो, और साथ ही साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लेकर बहुत सारी विकास की योजनाएं अपने आप में दिखाता है
कि पूर्वांचल भगवामय हुआ है और एक बार फिर भगवा और कमल खिलने वाला है। पिछली बार चुनाव में पूर्वांचल में आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, क्या आपको लगता है कि इस बार उससे बेहतर परफॉर्म करने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछली बार मोदी जी के नाम पर वोट था, इस बार मोदी जी के नाम पर भी है और योगी जी के काम के कारण भी है। 43 लाख लोगों को पक्के मकान, हर घर को बिजली, शौचालय और मुफ्त में राशन महीने में 2 बार देने का काम, रसोई गैस का सिलेंडर और 5 लाख का इलाज जो गरीबों को देने का काम किया है। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। सर, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि जितने चरण के चुनाव हुए हैं उसी में उनको बहुमत मिल चुका है। साइकिल पंचर हो चुकी है, साइकिल लगी है नुमाइश में, नहीं आ रहे अखिलेश 22 में। सर, आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में जो आप लोग लगातार 300 के आंकड़े को पार करने का दावा कर रहे हैं वो पार हो रहा है? निश्चित तौर पर, क्योंकि जनता ने पिछली बार भी अभूतपूर्व समर्थन 2017-19 में दिया, इस बार भी देंगे। हमने भी जाति धर्म से बाहर निकलकर गरीब कल्याण का काम किया है। ये सारी योजनाएं लाभार्थी की गरीबों के लिए है और जो सुरक्षा दी है वो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता को कानून व्यवस्था में सुधार लाकर किया है और आगे भी इसको दृढ़ता से जारी रखेंगे ताकि व्यापारी और काम धंधा कर सके, किसान और समृद्ध और संपन्न हो, महिला और सशक्त हो, युवा और सक्षम हो और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का बढ़ाने का हम काम करते रहें। काशी विश्वनाथ धाम के साथ विंध्यवासिनी धाम और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। धन्यवाद सर। तो ये थे अनुराग ठाकुर, कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, वाराणसी। 7 मार्च को यूपी में आखिरी चरण का मतदान होना है, जिसे लेकर कांग्रेस ने आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी। सोनभद्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। उन्होंने सोनभद्र की 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को बीजेपी की सरकार जाने वाली है। यूपी में महंगाई बड़ा मुद्दा है, तो किसानों के साथ जो धोखा बीजेपी सरकार ने किया है, किसान वोट करते हुए उसे भूलेंगे नहीं। सवाल तो ये है 1000 रुपये सिलेंडर की कीमत क्यों है? सवाल तो इस बात का भी है कि हमारे बहनों के आभूषण लूटी क्यों जा रही है। सवाल तो ये भी है कि इसी सोनभद्र जिले में 11 आदिवासियों के सीने में गोलियों से छलनी क्यों कर दिया गया। सवाल तो ये भी है कि लखीमपुर खीरी में किसान जब समर्थन मूल्य मांग रहे थे, उसे छाती में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने घड़ी चढ़ा दी। इसका न्याय कौन देगा? सवाल तो ये भी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।